आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब। अब मैं बता दूं इनके बारे में, आप इस वक्त प्रदेश में अल्पसंख्यक सभा के उपाध्यक्ष हैं और पहले भी कई बार चुनाव लड़ सके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारियां, आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो पहले के चुनाव में और आपके चुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? ऐसा है, 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था और फिर 17 लड़ा, 22 में भी मैंने तैयारी करी थी। तो इन तीनों चुनाव में काफ़ी फ़र्क होता चला गया है। 12 में तो थोड़ी सी झलक 3 एंगल में रही, लेकिन 17 और 22 में 1 to 1 चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी थी और एक तरफ समाजवादी पार्टी थी। तो फ़र्क तो यह है सबसे बड़ा कि चुनाव अब जो होने जा रहा है वो 1 to 1 चुनाव ही होगा भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और जो पीडीए अब बना है उस वक्त पीडीए नहीं था। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, उस पीडीए और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव होगा। और काफ़ी हद तक उम्मीद है, जैसा कि मैं जनता में घूम रहा हूँ, इसमें पीडीए कामयाब होगा। आपको अखिलेश जी का बहुत खास लोगों में गिना जाता है। आपको जब रामपुर में लोकसभा चुनाव हुए तो आपको वहाँ का प्रभारी बनाया गया और वहाँ की जो जीत दर्ज हुई उसमें आपकी भी बहुत अहम भूमिका रही थी। साथ ही हमने देखा कि जो एसआईआर हुआ उसमें भी आपने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इसको लेकर आप अपनी जो कैंट सीट है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, हमारे जो माननीय नेता अखिलेश यादव जी हैं, पीडीए के नायक हैं, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर वो इतना लोगों से अपनी मोहब्बत करते हैं, अपने वर्कर्स से, अपने लोगों से, तो सभी ख़ास हैं। ज़िम्मेदारी की जहाँ तक बात है कि भाई मुरादाबाद रामपुर की मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी और बहुत टफ ज़िम्मेदारी थी। और मैं शुक्र अदा करूँगा अल्लाह ताला का कि उसमें हम लोग नाउम्मीदी के होते हुए कामयाब हुए। और एक मस्जिद के पार्लियामेंट के इमाम के थे वो, उनको कामयाबी मिली। तो रहा सवाल उसके बाद जहाँ जहाँ भी जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वहाँ वहाँ मैं गया, चाहे कन्नौज रहा हो, आजमगढ़ रहा हो और गाज़ीपुर भी गया, तमाम जगह गया। तो एसआईआर पर जब नवंबर में ड्यूटी लगाई गई मेरी, कैंट विधानसभा के अंदर लगाए तो और लोग भी गए थे, लेकिन ये कि मैंने उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है और काफ़ी हद तक उसमें मुझे कामयाबी मिली है। हम अपने बोर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। जो पीडीए का बोर्ड है, उस पीडीए परिवार को बचाने में हम कामयाब रहे हैं और आज भी वोटों का सिलसिला चल रहा है और हमारे लोग आज भी बोर्ड बना रहे हैं, ऑनलाइन बोर्ड बन रहे हैं। तो ये सिलसिला हमारा चल रहा है कैंट विधानसभा के अंदर। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे 2027 का? मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, देश को बेचने का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। क्योंकि इस पार्टी ने जब राजनीति में ये 2014 में आए तो हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति को लेकर के आए और उसमें बहुत हद तक ये कामयाब होते चले गए। लेकिन 2024 में जब इन्होंने संविधान विरोधी नारा लगाया
कि हम 400 सीटें अगर जीत जाएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की बुनियाद रखी थी और नतीजा ये हुआ कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के और 6 सांसद कांग्रेस के जीत करके इनका जो 400 का सपना था, ख्वाब था, वो 2024 पे सिमट गया। आज ये इतने बौखलाए हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, जिस राम मंदिर को लेकर के ये आए थे उसमें, उस राम मंदिर में कितने घोटाले हुए हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई, 10 मिनट बाद वही ज़मीन 18.5 करोड़ में बेची गई। रहा सवाल जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहाँ पर, उसमें कितनी धांधलेबाजी हुई है। 40% कमीशन जाता था, ये कबूल किया गया है अभी एसआईटी जांच में कि 40% का कमीशन लिया गया। और जो अभी चढ़ावे की बात चल रही है कि चढ़ावा जो आता था, जो बहुत से लोग हिंदुस्तान से और दुनिया से आते थे, तो वहाँ पर जो किसी की जो भी बिसात होती थी, कोई सोने की ईंटें दे के गया, कोई पैसा दे के गया, कोई कान की अपनी झुमकी दे के गया, तो वो सारा इन्होंने उसमें लूट मार किया है, सब बंदरबाट किया है। तो इन्होंने एक तरीके से जो राष्ट्र की संपत्ति थी वो तो बेची बेची, और जो धर्म था आखिर में आगे धर्म भी अभी इन्होंने बेच दिया है। अब ये बेनकाब हो चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को समझ गया है, सड़कों पर युवा आ गया है। तो ये अब इनके जाने का टाइम आ गया है और इनके लिए अब जेल के गेट खुल जाएंगे और इनके पास एक ही रास्ता होगा, जेल के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। जितने भी हैं ये सब जेल में जाएंगे और जाना शुरू हो रहे हैं, जाएंगे ये जेल के अंदर। एक तरफ आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि भाजपा जो है वो जाति और धर्म की राजनीति करती है और बुलडोज़र एक्शन होता है जाति और धर्म देखकर, तो इस मामले में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, इसको लेकर क्या कहें? ऐसा ही तो शुरू से ही इन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को, किसी को कनपटी पे गोली मारना, किसी को खाने में पॉइजन दे करके मारना, किसी को झूठे मुकदमों में जेल डलवा देना, ये तो काम इन्होंने शुरू से किया। उसके बाद इनके पास एक ही फंडा आ गया कि जहाँ कहीं भी किसी पे ऊपर कोई भी मुकदमा हुआ, छोटा मोटा सा मुकदमा हुआ, उसके मकानों को ढहा देना। आप ये सोचिए कि अगर कोई आदमी अगर गलती करता है तो उसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को दी है। इन लोगों ने पूरे परिवार को तहस नहस किया है इन्होंने। तो ये काम तो इनका लगातार चल रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है कि ये जालिम लोग हैं, ये शातिर टाइप के लोग हैं, क्रिमिनल हैं, व्यापारी हैं। तो ये इन्होंने एक तमाशा लगा रखा है। अब रहा सवाल जो व्यक्ति विशेष जाति हुआ करती थी, उसके अलावा इन्होंने अब पीडीए परिवार को भी नंबर लगा दिया है, जो पीडीए परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ तक के जो अगड़ी जातियों के लोग सनातनी भी होते थे, अब उनसे भी ये कहीं ना कहीं से उनको भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं। जिस तरीके से मुग़लों के टाइम पर मुग़ल आया करते थे लूटने के लिए, ये तो उनसे ज़्यादा लूटने का काम कर रहे हैं। इनको ठीक उसी तरीके से आंका जाए, जो मुग़लिया पीरियड था उसी पीरियड से इनको आंका जाए। ये बहुत बुरे लोग हैं और इनका अब सत्यानाश होने जा रहा है। ये सब जेल के अंदर जाएंगे और सब सज़ा भुगतेंगे। आप जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट पर हम देख रहे हैं और भी लोग दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का। अगर ये सीट इंडिया अलायंस में दूसरी पार्टी के खाते में चली जाती है तो आप क्या करेंगे उस सिनेरियो में? आप पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर आपका रुख दूसरी तरफ होगा? ऐसा है, मैंने
2022 के चुनाव के बाद जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था तो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया था कि ये चुनाव कैंट का कैसे हारा गया। तो मैंने उनको ये बताया था कि चुनाव अगर मुस्लिम वोट की परसेंटेज ही सही हो जाती तो ये चुनाव जीता जा सकता था। उस मौके पर किरणमय नंदा बैठे हुए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और मैं था और सलीम शेरवानी साहब थे। तो सबने एग्री किया कि अगर मुस्लिम परसेंटेज ही बढ़ जाती तो चुनाव जीता जा सकता था। लेकिन जो भी कैंडिडेट आए यहाँ पर वो अपनी जाति बिरादरी के वोट बिल्कुल नहीं ले पाए और परसेंटेज डाउन हो गई। तब मैंने उनसे एक सवाल कहा था। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि मैं आपकी पार्टी में हमेशा रहूँगा। मुझे किसी भी पद की और किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है, बस सिर्फ सम्मान मिलता रहे। मुझे सम्मान चाहिए और मैं हमेशा इस पार्टी में रहूँगा। तो उस वायदे को इंशाल्लाह निभाऊँगा, क्योंकि मैं शुरू से ही मुलायम सिंह जी के टाइम से 91 से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। बीच में थोड़े गैप हो गया था, मैं बहुजन समाज पार्टी में चला गया था। वो इतना टाइम निकाल दीजिए, बाकी मैं शुरू से इस परिवार के साथ रहा हूँ, क्योंकि ये परिवार मोहब्बत देता है, सम्मान देता है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सम्मान मिला है। पूरी मीटिंग के अंदर 2024 में 10 सितंबर को एक मीटिंग थी बरेली ज़िले की। पूरी उस मीटिंग के अंदर जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया है और उनका आदेश हुआ कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कि जाइए आप तैयारी करिए, तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। रहा सवाल, जब से टिकट के लिए कहा और लड़ने के लिए कहा उन्होंने, तो यहाँ पर खामखा के बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं और वो सबका हक है, अख्तियार है। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में कैंट विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा है जो दूसरी विधानसभा छोड़ करके वो यहाँ से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कैंट विधानसभा इस बार जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये सबको एहसास हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से 9 की 9 विधानसभाएं कैसे जिताऊं और इस पूरी ज़िंदगी में मैं समाजवादी में रहूँगा, क्योंकि अब ज़िंदगी में हर रात को जब सोता हूँ तो ये सोच के सोता हूँ कि सुबह मेरी होगी या नहीं होगी। लेकिन जब सुबह को उठता हूँ तो फिर मैं बीड़ा उठा लेता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वायदा किया था, तो मैं उस फिर काम में लग जाता हूँ। तो इसकी मुझे कोई वो नहीं है कि चुनाव लड़ाया जाए या नहीं लड़ाया जाए। मेरा सिर्फ मकसद एक ही है कि ये किसी तरीके से ये जो फासिस्टवादी सरकारें हैं और जो ये जालिम सरकार है, कैसे करके इससे निपटाया जाए। बाकी लोगों का मकसद क्या है ये सब लोग जानते हैं। वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनकी तो तैयारियां हैं, वो ये बताती हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। चुनाव का उनका निर्देश हुआ है तो चुनाव अगर वो लड़ाएंगे तो चुनाव दमदारी के साथ लड़ूंगा और चुनाव जीत करके लाऊंगा। प्रदेश में एक तरफ देखा जा रहा है जो AIMIM पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी एंट्री कर रही है। तो इस सिनेरियो में आपकी पार्टी मुस्लिम वोट को लाने के लिए क्या क्या काम करेगी? ऐसा है कि 2022 में भी ओवैसी साहब ने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनको 0.4% वोट मिला था। सारी जमानतें जब्त हुई थी। सिर्फ एक सीट ऐसी थी जो 2024 में गुड्डू जमाली की जो ज़मानत बचा पाई थी। बाकी
मुस्लिम समाज का एक ही टारगेट है, वो है समाजवादी पार्टी, वो है पीडीए। हर तरीके से वो पीडीए के साथ खड़ा है, पीडीए के साथ खड़ा रहेगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे दे, कितनी भी दावतें उड़ा दे, कहीं नहीं जाएगा। वो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा और समाजवादी की सरकार बनाएगा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।